एवरीवन वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। तो फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर है और तीनों ही चैप्टर की मिला के जो वेटेज है वो 12 नंबर की है। तो 12 मार्क्स का यूनिट नंबर 1 है। कन्फ्यूजन होती है इन तीनों ही चैप्टर में क्योंकि तीनों चैप्टर में सिमिलर टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो कई बार समझ ही नहीं आता कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है और हमें क्या लिखना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे। अराउंड 75 to 80 क्वेश्चंस होंगे जो हम देखेंगे। तो देखते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो मैं इसे 2 पार्ट्स में कवर कर दूंगी। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, गिवन है द ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी has led to a rapid increase in foreign direct investments and foreign exchange reserves of the country. Defend or refute. ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइज हुई है ना। जब रिफॉर्म्स आए थे तो इकोनॉमी ओपन अप हुई, बाहर की नेशंस के संग भी ट्रेड होने लगा। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 3 एलपीजी का क्वेश्चन है कि जब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ओपन अप हुई तो उसकी वजह से हमारे देश में एफडीआई और एफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हुए। तो डिफेंड है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो आंसर देखो यहीं लिखा हुआ है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू टू इट्स कैरेक्टर। The foreign investment, both FDI and FII, have increased from about $100 million to $74 billion recently. ठीक है, तो डेटा अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं रहता तो इट्स ओके। ओके, देन इसके बाद बोला है दिस हैज चेंज द स्टेटस ऑफ इंडिया फ्रॉम अ बैगिंग बाउल इन 1990s टू अ सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी इन द प्रेजेंट एजेस। मतलब क्या है कि पहले के टाइम पे एलपीजी से पहले जो इंडिया का स्टेटस था वो एक बैगिंग बाउल का था, यानी कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन था। बट एलपीजी के बाद 1991 में हम कैसे बन गए, हमारी इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट बनी। ठीक है, सो ड्यू टू द ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स इन द वर्ल्ड, and India has been able to register an increase in foreign exchange reserve from about $6 billion in 1990 to about $321 billion इन 2014-15। एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे इंक्रीज हुए हैं, उसका डेटा आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, सो सिंपल, आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म डिसइन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन या फिर आउटसोर्सिंग एंड कोटा। तो हमें डिफाइन करना है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब प्राइवेटाइजेशन होता है एक इकोनॉमी का तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कुछ पार्ट हम प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो वही लिखा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय सेलिंग ऑफ अ पार्ट या होल ऑफ द इक्विटी टू द जनरल पब्लिक और एनी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। की कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, इसका कुछ पार्ट या फिर ये पूरा का पूरा अगर हम पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दें तो उसको हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा है आउटसोर्सिंग। सो आउटसोर्सिंग क्या होता है, हायरिंग ऑफ रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री। मतलब क्या है कि वो एक्टिविटीज जो रेगुलर नेचर की एक्टिविटीज हैं जो पहले एक इकोनॉमी एक कंट्री ही परफॉर्म कर रही थी, बट अब क्या कर दिया, उसे हमने डेलीगेट कर दिया किसी और कंट्री को, आउटसोर्स कर दिया है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बोला है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। सो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए इंपोर्ट्स को कम कर दिया जाता है, जिसे हम बोल रहे हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। सो पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्सटीट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ठीक है, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इंपोर्ट्स पे रिलाय करना कम कर दिया, दैट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ओके, और कोटास क्या है, कोटा एक तरीका है जिसके थ्रू हम इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं। सो कोटा एक क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन होती है। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब एक क्वांटिटी सेट कर दी जाती है कि आप कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो। सो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, सो अंडर दिस क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड इज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट। आप मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करा सकते हो वो हम सेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोटास। ओके, ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड। एडवर्सली अफेक्टेड यानी कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया
एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया किसका? इकोनॉमिक रिफॉर्म का। इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि एलपीजी पॉलिसी। तो अगेन हमारा चैप्टर 3 का ही क्वेश्चन है। सो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो उसको ध्यान से याद कर लेना। चार ही पॉइंट्स हैं इसमें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एक्सप्लेन करना है हमें। सो देखो यहाँ पे चार पॉइंट्स मेंशन है, एक एक करके इनको ध्यान से याद कर लेना, क्वेश्चन आता है ये वाला। पहला पॉइंट है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इरिगेशन पावर एटसेट्रा हैज बीन रिड्यूस्ड इन द रिफॉर्म पीरियड। सो एलपीजी के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में ज्यादा कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो गया जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डाउन गया। ठीक है। दूसरा है रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी has increased the cost of production, affecting thereby the small and marginal farmers। तो जो पहले सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही थी फार्मर्स को, वो भी यहाँ से हटा दी गई थी एलपीजी पॉलिसी के अंडर। उसके बाद क्या हुआ था कि जो सब्सिडीज फार्मर्स को मिल रही थी वो कम कर दी गई थी, रिमूव कर दी गई थी, जिससे फार्मर्स के बीच में इनइक्वालिटीज देखने के लिए मिल रही थी, या फार्मर्स के लिए प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज हो गया था। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज। तो हमें पता है लिबरलाइजेशन के टाइम पे इम्पोर्ट ड्यूटीज कम कर दी गई थी, ठीक है, ताकि इजीली ट्रेड हो पाए। और इम्पोर्ट ड्यूटी अगर आप कम करोगे तो ऑफकोर्स इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे, जिससे डोमेस्टिक जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ। और फोर्थ है शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी इन एग्रीकल्चर लेड टू अ राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। तो हम शिफ्ट हो गए थे फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पे, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की तो शॉर्टेज हुई और फूड जो ग्रेन्स थे उनका प्राइस भी इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डाउन गया था, या उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला। तो ये चारों पॉइंट्स ध्यान से याद करना, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत। ओके, देखो कलर चेंज कर देते हैं एक बारी, कोई दूसरे कलर से करती हूँ। हाँ, इसमें लिखा है आत्मनिर्भर भारत हैज बीन एट द रूट्स ऑफ इंडियन प्लानिंग प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ रिलायंस एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। सो प्लानिंग प्रोसेस की बात हो रही है, यानी कि सेकंड चैप्टर। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स का एक गोल था सेल्फ रिलायंस, जिसमें हमने बात करी थी आत्मनिर्भर भारत की। सो डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, जस्टिफाई द रैशनल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सो बेसिकली हमें सेल्फ रिलायंस जो ऑब्जेक्टिव था उसको एक्सप्लेन करना है। सो देखो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि एक इकॉनमी बाहर की कंट्रीज पे डिपेंड ना रहे, खुद से ही प्रोडक्शन करे, खुद के रिसोर्सेज को यूज करते हुए प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, सो लिखा है द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द एम ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी वॉज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंट्रीज फॉर गुड्स सर्विसेज टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। ठीक है, कि गवर्नमेंट का एक मोटिव क्या था कि हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड ना रहे। ठीक है, इट स्ट्रेस्ड ऑन द यूज ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। ठीक है, फॉरेन इंटरफेरेंस को कम करने के लिए भी खुद की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ही हमें बेसिकली प्रमोट करना था। सो एंड एज इट वॉज फियर्ड दैट द डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज foreign technology and foreign capital may increase foreign interference in the policy of our country। so foreign interference को कम करने के लिए सेल्फ रिलायंस की तरफ हम जा रहे थे, कि बेसिकली अगर आप किसी और नेशन पे डिपेंड होते हो फॉर द कैपिटल, फॉर द रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज के लिए, तो ऑफ कोर्स उस नेशन का एक इंटरफेरेंस हमारे देश में रहेगा, तो उसको कम ही रखना था। ठीक है, एंड सिमिलरली द मेन थ्रस्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत इज ऑल्सो टू मेक इंडिया एन इकोनॉमी दैट इज सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, सो ये हमारे गोल्स थे। ओके, तो ये आंसर बेसिकली जो सीबीएसई के आंसर किए ना वहीं से मैंने इसमें डाले हुए हैं, ताकि हमें कुछ कुछ कीवर्ड्स भी समझ में आए, हम यूज कर पाए आंसर में, और लिखना कैसे वो भी आपको क्लियर रहे। ओके, ठीक है, बाकी आप खुद से बना के लिख सकते हो, बट जिन जिन कीवर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है जैसे कि फॉरेन इंटरफेरेंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, फॉरेन डिपेंडेंस, तो इन वर्ड्स को यूज करना आंसर्स में। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस ब्रीफली एनी टू मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फाइनेंशियल सेक्टर फ्रंट अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। सो अगेन एलपीजी पॉलिसी के अंडर एक रिफॉर्म था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, बेसिकली लिबरलाइजेशन के अंडर आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। सो उसके आपको कोई भी दो पॉइंट्स यहाँ पे बताने। सो बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में देखो तीन चार पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट यहाँ पे गिवन है चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई
आरबीआई का रोल चेंज किया गया था फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब क्या है कि एलपीजी से पहले जो आरबीआई था वो एक रेगुलेटर था। मतलब कमर्शियल बैंक्स को कुछ भी डिसीजन लेना होता था, या कोई भी स्टेप लेना होता था, कोई भी ब्रांच एक्सपेंशन करना होता था कमर्शियल बैंक्स को, तो उनको पहले आरबीआई से कंसल्ट करना मैंडेटरी था। बट एलपीजी के बाद क्या हुआ कि आरबीआई का रोल चेंज करके फैसिलिटेटर में कन्वर्ट कर दिया, कि अब से कमर्शियल बैंक्स अपने दम पर डिसीजंस ले सकते हैं, आरबीआई बस गाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा। ठीक है। सो दिस मीन्स दैट फाइनेंशियल सेक्टर वाज गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम टू टेक डिसीजंस ऑन मेनी अदर मैटर्स इंडिपेंडेंट ऑफ आरबीआई। ठीक है। सो पहला पॉइंट तो ये था कि चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। दूसरा है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। सो एलपीजी पॉलिसी के बाद बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हमें देखने के लिए मिले। So the reform process led to establishment of private sector banks of Indian as well as foreign origin. So Indian private banks भी और foreign private banks भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले। ठीक है। इसके साथ साथ और भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो इंक्रीज कर दी गई थी 74% तक। तो वो भी आप पॉइंट अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो जो आपने बुक्स में पढ़े हैं, बट हमें यहाँ पे 2 पॉइंट बताए थे तो हमने लिख दिए। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है नेम एनी वन महारत्न कंपनी। हमें कोई एक महारत्न कंपनी बतानी है। सो आंसर में लिखा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगेन आप अपने नॉलेज से कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हो। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। दूसरा लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी। लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी। सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। सो लैंड सीलिंग क्या था? बेसिकली सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है लैंड सीलिंग। तो हुआ क्या था लैंड सीलिंग में, कि लैंड होल्डिंग्स सबके पास रहे हैं, सबके पास पहुंचे, है ना, सबके पास, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ जमींदार सी लैंड लेके बैठे हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं उन तक भी लैंड प्रोवाइड हो। इसके लिए लैंड सीलिंग का यूज किया गया था, जो कि एक लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड कितना होल्ड कर सकते हो। उससे एक्स्ट्रा जो लैंड होगा वो गवर्नमेंट लेती थी, और जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको प्रोवाइड करती थी। ठीक है। सो लिखा हुआ है इसमें लैंड सीलिंग मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम size of land which could be owned by an individual, beyond which it would be taken over by the government and would be allotted to landless and small farmers। ठीक है। एक मैक्सिमम लिमिट सेट करी कि कितना लैंड होल्ड किया जा सकता है। द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस concentration of land ownership in few hands and promote equity। सो लैंड ओनरशिप का जो कंसंट्रेशन है उसको कम करने के लिए, कि ऐसा ना हो कि एक इकॉनमी में कुछ ही लोग जमीन लेके बैठे हैं, तो उसको कम करना था और सब तक लैंड प्रोवाइड करानी थी, जिसके लिए लैंड सीलिंग का यूज किया गया था। तो इक्विटी प्रमोट करने के लिए ये स्टेप लिया था। ठीक है। ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी कि लैंड रिफॉर्म्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर। सो लैंड रिफॉर्म्स ने कैसे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए काम किया वो हमें यहाँ पे बताना है। सो देखो लैंड रिफॉर्म्स में 2 स्टेप्स थे। सो इसमें लिखा है आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक सेवरल इंस्टीट्यूशनल एंड लैंड रिफॉर्म्स टू इंश्योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जैसे कि पहला है लैंड सीलिंग और दूसरा है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। लैंड सीलिंग अभी मैंने आपको पीछे हमने रीड करा, उसी को आप डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हो। तो लैंड सीलिंग क्या है? एक मैक्सिमम लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड जो कि एक पर्सन होल्ड कर सकता है। इससे क्या होगा? रिडक्शन होगा इन द कंसेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। ठीक है। और दूसरा स्टेप लिया गया था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। मतलब क्या है? जो बीच में मिडिल मैन थे, जमींदार थे, उनको अबॉलिश किया गया था ताकि सभी तक जमीन पहुंच पाए। सो इट फोकस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ फार्मर्स एक्सप्लॉइटेशन एंड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ठीक है। सो इसमें जो इंटरमीडिएट्स थे, जो जमींदार थे, जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर्स को, उनको हटाया गया था और टीनेंट्स के लिए काम किया गया था। ठीक है। सो इनको आपको बेसिकली थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है वाई वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ डिड इट बेनिफिट द फार्मर्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों इम्प्लीमेंट हुआ और फार्मर्स को कैसे बेनिफिट मिला वो आपको यहाँ पे बताना है। तो लिखा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। सो इंडिपेंडेंस के बाद फूड सिक्योरिटी फूड शॉर्टेज की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हम क्या करते हैं? एचवाईवी सीड्स को यूज करते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो इट हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विच वॉज अदरवाइज वेरी
लो। ठीक है, सो फार्मर को कैसे बेनिफिट मिला? फार्मर के लिए एक तो उनकी इनकम इंप्रूव हुई। ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस क्रिएट हुआ था क्योंकि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो, सो मार्केटेबल सरप्लस क्रिएट हो रहा था। ठीक है, इनकम फार्मर्स की इंक्रीज हो रही थी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। ठीक है, और उसके साथ साथ बफर स्टॉक भी मेंटेन हो पा रहा था, जिसकी वजह से फार्मर्स को अगर कभी भी फूड शॉर्टेज वो फेस करते हैं तो उस केस में बफर स्टॉक के थ्रू हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगेन ग्रीन रेवोल्यूशन का है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एक्सप्लेनेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन enabled the government to procure sufficient food grains to build its stock that can be used during the time of shortage। तो मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स को यूज करके स्टॉक मेंटेन कर रही थी, जिसको आप शॉर्टेज के टाइम पे यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, वही है। द गिवन स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट as the Green Revolution helped the government to procure and preserve food grains थ्रू एजेंसीज जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो एफसीआई के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही थी, फूड ग्रेन्स को स्टोर कर पा रही थी, स्टॉक मेंटेन कर पा रही थी। ठीक है, इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज बीन सो सब्सटेंशियल that India not only started maintaining buffer stocks of food grain but also became a dominant player in food grain export market। ठीक है, सो बफर स्टॉक भी मेंटेन हो रहा था और हम एक्सपोर्ट भी ज्यादा ज्यादा कर पा रहे थे। ठीक है, ये भी डन। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्री इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर experienced growing regional variation। Justify the above statement with valid explanation। मतलब क्या है, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस्ड ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि अलग अलग सेक्टर में, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कितने कितने लोग लगे हुए हैं, दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमने रीजनल वेरिएशन देखी, मतलब कुछ स्टेट्स में तो एक सेक्टर में लोग ज्यादा हैं, कुछ और स्टेट्स में सेकेंडरी सेक्टर में लोग ज्यादा हैं। सो वो आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है रीजनल वेरिएशन, डायरेक्टली मैंने बुक से इसका स्क्रीनशॉट लगाया। अब इसमें लिखा है कि स्टेट्स स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, सो इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स कम हुआ था, लेकिन इंक्रीज कहाँ पे हुई थी वर्कफोर्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, आता है एग्जाम में। ठीक है, वैसे तो हमने सारी बोर्ड्स के मैंने क्वेश्चन डाले हैं इसमें। दूसरा है, हाउएवर ड्यूरिंग द सेम टाइम देयर हैड बीन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर स्टेट्स, जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। तो इन तीन स्टेट्स में जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज हुई थी। ठीक है, सो आपको इसमें स्टेट्स याद रखनी होंगी। ओके, तो जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे सारे सैम्पल पेपर और बोर्ड के डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर से ही मैंने डाले हैं, तो आपको सारे के सारे ध्यान से याद भी करते जाना। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द colonial पीरियड अ नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। colonial पीरियड यानी कि ब्रिटिश टाइम के बाद है, तो चैप्टर 1। A number of socio-economic indicators were in a dilapidated state. List any three such indicators that led to the worsening of India's demographic profile। ठीक है, तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो हमारे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, यानी कि जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स थे, उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, डायलापिडेटेड का मतलब क्या है, फॉलिंग इनटू अ स्टेट ऑफ डिटीरियोरेशन और बैड कंडीशन। ठीक है, सो हमें कोई भी तीन इंडिकेटर्स बताने हैं, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ज़्यादा लो था, 16% से भी कम था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी ज़्यादा कम थी, जस्ट 32 ईयर्स की थी बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था, 218 पर 1000। इसी के साथ साथ जो बर्थ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, डेथ रेट काफ़ी हाई था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो आप कोई भी यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंडिया फॉलोड द रिजीम ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए ऑन इम्पोर्ट्स। ब्रीफली आउटलाइन एंड डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। सो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए वो आपको बताना है।
सो देखो सबसे पहले तो लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंडिया फॉलोड द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, जिसमें क्या था कि हम इम्पोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और गवर्नमेंट ने क्या क्या यूज करा, दो तरीके से गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट्स को कम किया। पहला होता है टेरिफ, दूसरा होता है कोटास। टेरिफ का मतलब क्या है? टेरिफ का मतलब है टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स दैट मेक इम्पोर्टेड गुड्स डियरर एंड डिस्करेज देयर यूसेज। मतलब क्या है कि हम इम्पोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा, जिससे वो महंगे हो जाएंगे और लोग और इकोनॉमी इम्पोर्ट्स कम कर देगी। ठीक है। और दूसरा होता है कोटास। तो कोटास हमने ऑलरेडी पढ़े कि एक मैक्सिमम क्वांटिटी हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, वो लिमिट सेट कर दी जाती है। तो इट स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। ठीक है। तो इन दोनों ही मेजर्स के थ्रू गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को प्रमोट किया। ओके। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है, इन इंडिया आफ्टर 1947 लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है। इंडिया में 1947 के बाद लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, चैप्टर नंबर 2। ठीक है। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डिस्कस एनी वन सच लैंड रिफॉर्म। सो आपको कोई भी एक लैंड रिफॉर्म यहाँ पे बताना है। दो लैंड रिफॉर्म्स थे, एक तो था अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, दूसरा था लैंड सीलिंग। तो आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो इन डिटेल। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि लैंड रिफॉर्म्स वर इनएविटेबल इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ठीक है। सो पॉलिसी मेकर्स ने लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे, एक तो लैंड सीलिंग, दूसरा अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। ठीक है। उसके बाद मीनिंग लिखा है जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है। तो आप कोई भी एक रिफॉर्म यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड यानी कि रिफॉर्म्स के बाद, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी के बाद, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिटेन प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स प्रॉफिट अर्न कर रही हैं उनको रिटेन करा। ठीक है। एंड इट प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस टू पीएसयू टू इनेबल देम टू एक्सपैंड इन द ग्लोबल मार्केट। देखो एलपीजी पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन हुआ था, तो गवर्नमेंट ने अपनी अंडरटेकिंग्स को प्राइवेटाइज कर दिया था, लेकिन जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स प्रॉफिट मेकिंग थी उनको रिटेन करा, उनको एज इट इज रहने दिया और उनको एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। जिससे वो इजिली ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड कर पाए। सो डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? यस वी अग्री। हमें एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली ये नवरत्न महारत्न वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इफिशियंसी, infuse professionalism and enable PSUs to compete more effectively in the liberalized global environment। गवर्नमेंट ने क्या आइडेंटिफाई करा? कुछ प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज को आइडेंटिफाई करा। तो जो अच्छे प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज थे, जो बेटर परफॉर्म कर रहे थे, उनको गवर्नमेंट ने क्या किया? एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया। तो उनको डिक्लेयर किया गया एज महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। ठीक है। सो पीएसयूज वर गिवन ग्रेटर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस। तो ऐसे कुछ पीएसयूज को गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्टेटस दे दिया, जिसके थ्रू उनको एक तो ज्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग की पावर मिली। ठीक है। मैनेजरियल डिसीजंस वो खुद से ले सकते थे। ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ओवर द इयर्स दीज महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न हैव परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल एंड एस्टैब्लिश देमसेल्व एज मार्केट लीडर्स। ठीक है। तो इन्हीं पीएसयूज को अब हम मार्केट लीडर्स भी कंसीडर करते हैं। बड़े बड़े पीएसयूज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। ओके। सो ये आपको यहाँ पे याद करना है। ओके। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, critically appraise the disinvestment policy initiated by the government during the reforms of 1991। अगेन चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, 1991। सो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ने यूज करी थी। ठीक है। जो लॉस मेकिंग पीएसयूज थे उसको सेल कर दिया था। ठीक है। ताकि जो रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट के पास आफ्टर सेलिंग, उसको गवर्नमेंट प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर पाए। सो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को आपको यहाँ पे उसके बारे में बताना है, क्रिटिकली अप्रेज करना है कि क्या बेनिफिट रहा, क्या नेगेटिव रहा। ठीक है। तो देखो लिखा है, डिसइन्वेस्टमेंट एम्ड टू बूस्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। गवर्नमेंट एक्सीडेड इट्स मोबिलाइजेशन टारगेट बट एसेट्स ऑफ पीएसयूज हैज बीन अंडरवैल्यूड रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द गवर्नमेंट। तो पीएसयूज अंडरवैल्यूड थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस हो गया आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। एंड मोर ओवर द प्रोसीड्स वर प्राइमरली यूज्ड टू कवर शॉर्टफॉल्स ऑफ गवर्नमेंट revenue instead of investing in social infrastructure or the development of
PSU मतलब क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो भी रेवेन्यू होगा वो गवर्नमेंट जनरली अपने शॉर्टफॉल्स को कवर करने के लिए यूज कर रही थी। गवर्नमेंट के जो एक्स्ट्रा खर्चे थे उनको कवर अप करने के लिए वो डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसीड्स को यूज किया जा रहा था। ठीक है। और जो मोटिव था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेंगे वो पूरा नहीं हुआ। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थोड़ी सी इनइफेक्टिव रही। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्यों इनइफेक्टिव रही, तो आपको उसमें भी यही आंसर लिखना होगा। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन इज एन असेंशियल आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन इन ऑफ एन इकोनॉमी। सो लिबरलाइजेशन का एक आउटकम है ग्लोबलाइजेशन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो देखो, दोनों लिंक्ड ही आपस में। लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन इज इंडीड एन असेंशियल आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी। सो रिमूवल और रिडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एटसेट्रा ओपन द डोर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या है कि लिबरलाइजेशन के अंडर हमने अलग अलग रिफॉर्म्स पढ़े, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में बेसिकली हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी थी। ठीक है, 74% तक कर दी थी। ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने बेसिकली लाइसेंसिंग सिस्टम को थोड़ा सा कम कर दिया ताकि इजीली इंडस्ट्री सेटअप हो पाए, है ना। एक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म था जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया था। तो उससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई। ठीक है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी ओपन अप होगी, बाहर के देशों के संग ट्रेडिंग होगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी देश में। सो यस, हेंस लिबरलाइजेशन एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कि लिबरलाइजेशन की वजह से ही क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हमें देखने के लिए मिला। इट फॉस्टर्ड इंटरनेशनल ट्रेड इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, सो इसी के थ्रू क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट हो पाया और सारे ही इकोनॉमी आपस में इंटीग्रेट हुए। ठीक है, ओके, डन, राइट। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। Under the Industrial Policy Resolution 1956 in India. So IPR 1956 का question, the system of industrial licensing was introduced to promote regional equality. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस किया गया था रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। सो देखो, आईपीआर के अंडर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस हुआ था कि जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं उनको लाइसेंस लेना मैंडेटरी था, तीन पर्पस के लिए। एक तो सेटअप के लिए, दूसरा एक्सपेंशन के लिए, तीसरा डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में सेटअप होना चाहती है तो वहां पे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इजी रखा था प्रोसेस कि आप इजीली बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करो, हम इजीली लाइसेंस आपको देंगे। इससे क्या होगा कि हर एरिया में इंडस्ट्री होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा, तो रीजनल इक्वालिटी प्रमोट होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही लिखा है, under the IPR 1956, the policymaker reserved a category of industries for the private sector. However, the sector was kept under the state control through a system of license. ठीक है, so no new industry was allowed unless a license was obtained from the government. जब तक गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक आप सेट नहीं कर सकते खुद को। सो इट वॉज easier to obtain a license if the industrial unit was established in a economically backward area. मैंने आपको बताया बैकवर्ड एरिया में लाइसेंस लेना easy था। In addition, such units in addition, such units were given certain benefits जैसे कि टैक्स हॉलीडेज, सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पर्पस क्या था कि हम रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट कर पाए, हर एक एरिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री सेटअप हो, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक बैकबोन होता है नेशन का, तो डेवलपमेंट हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको यहाँ पे लाइसेंस के बारे में ही बताना था। ओके, डन। देन इसके बाद नेक्स्ट है, डिस्कस ब्रीफली द एस्टिमेट्स मेड बाय नोटेबल स्कॉलर्स रिगार्डिंग द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिश रूल। सो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन हमें बताना है कि कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के ऊपर कुछ कुछ एस्टिमेट्स दिए थे। सो देखो, ये क्वेश्चन आपको आता होगा। लिखा है, सेवरल नोटेबल स्कॉलर्स जैसे कि दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बाय, फिनले शिराज, VK RV राव, RC देसाई, इन्होंने कुछ कुछ एस्टिमेट्स निकाले थे अबाउट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट रहे नहीं एस्टिमेट्स। सो अमंग दीज स्कॉलर्स द एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड बाय VK RV राव वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इन सभी स्कॉलर्स में से जिनके एस्टिमेट्स काफ़ी एक्यूरेट माने गए वो कौन थे, VK RV राव। तो ये क्वेश्चन आप 1 नंबर MCQ के लिए भी याद रखना। ठीक है, हाउएवर
The majority of these studies revealed that the country's overall real output growth during the first half of the 20th century remained below 2%. सो ये डेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये डेटा याद करने वाला है। सो बेसिकली जो रियल आउटपुट का ग्रोथ रेट था वो 2% तक का ही था, और एनुअल पर कैपिटा आउटपुट का जो ग्रोथ रेट था वो भी बस 0.5% ही था, तो काफी कम था। ठीक है, तो ये दोनों परसेंटेज याद रखना, 1 मार्क में एमसीक्यू में भी पूछता है और आपको इस आंसर में लिखना भी मैंडेटरी है। ठीक है, ये डन। देन इसके बाद, during the colonial period, India's foreign trade was characterized by a large export surplus. So colonial time के वक्त इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसमें लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस देखने के लिए मिला था, कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे और हमारे पास रेवेन्यू आ रहा था। हाउएवर दिस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। बट इस एक्सपोर्ट सरप्लस की वजह से इंडिया में किसी भी तरह का गोल्ड या सिल्वर का इंपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है, फ्लो नहीं हुआ। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट, तो देखो इसका आंसर ये बनता है कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे एक्सपोर्ट सरप्लस था इंडिया के पास, हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, बट जो एक्सपोर्ट सरप्लस था, जो इनफ्लो हो रहा था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही यूज कर रही थी अपने खुद के पर्पस के लिए। ठीक है, सो थ्रू आउट द colonial पीरियड इंडियाज फॉरेन ट्रेड was characterized by a significant export surplus. However, this surplus has detrimental consequences for the country's economy. तो इस एक्सपोर्ट सरप्लस से इंडिया के अंदर तो कुछ भी इन्फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। इंस्टेड इट वॉज यूज टू कवर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेट अप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ठीक है, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसके सेटअप के लिए ऑफिस सेटअप के एक्सपेंसेस में ये एक्सपोर्ट सरप्लस यूज कर रही थी। दूसरा पॉइंट है एक्सपेंसेस ऑन द वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जितने भी वॉर लड़ रही थी उनके खर्चों को निकालने के लिए हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस यूज किया जा रहा था। और तीसरा पॉइंट है इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, ब्रिटेन इम्पोर्ट करा रहा था सर्विसेज को, जिसके लिए भी वो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस यूज कर रहे थे, और हमारी इंडिया की वेल्थ क्या हो रही थी, ड्रेन हो रही थी, खत्म होती जा रही थी। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उससे इंडिया को तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, बट ब्रिटेन अपने फायदे के लिए ही उस सरप्लस को यूज कर रहा था, जिसमें तीन ही पॉइंट्स हैं। पहला मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, ठीक है, दूसरा वॉर पे खर्चे हो रहे थे, और तीसरा इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, देन इसके बाद ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया, एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज अ सेंट्रल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। सो बेसिकली आपको सेल्फ रिलायंस को एक्सप्लेन करना है, हमने ऑलरेडी कर लिया। एक तो डिपेंडेंस कम करनी थी ऑन फॉरेन नेशंस, और दूसरा फॉरेन इंटरफेरेंस को भी हमें कम करना था। ठीक है, ओके, ये आपको यहाँ पे लिखना था। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट है introduction of railways affected the structure of Indian economy in two important ways. So रेलवे सेटअप हुए थे, रेलवे इंट्रोड्यूस हुए थे, तो रेलवेज ने इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को दो तरह से इफेक्ट किया, वो हमें यहाँ पे बताना है। सो दो ही पॉइंट्स हैं, बुक में भी लिखा हुआ है इसमें। पहला पॉइंट कि रेलवेज के थ्रू हम लॉन्ग डिस्टेंस को कवर अप कर सकते हैं, तो इट enabled people to undertake long distance travel and thereby breaking geographical and cultural barriers। ठीक है, जो geographical and cultural barriers को यहाँ से रिमूव हुआ और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में इजी हुआ था। दूसरा, इट fostered commercialization of Indian agriculture which adversely affected the self-sufficiency of village economies in India। सो रेलवेज के थ्रू जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट था रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, वो इंक्रीज हो गया था। ठीक है, कमर्शलाइजेशन हो रहा था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इंडिया पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं कि कैसे रेलवेज ने इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट किया। ओके, ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट मेड अ फ्रेश स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑन 30 अप्रैल 1956 which will help speeding up industrialization and in particular to develop heavy industries and machine making industries, to expand the public sector and to build up a large and growing cooperative sector। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी 30 अप्रैल 1956 को, जिसमें हम बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, इन द लाइट ऑफ गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग कमेंट अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर द रिवाइज्ड पॉलिसी। सो सबसे पहले तो 30 अप्रैल 1956 को जो पॉलिसी आई थी वो थी आईपीआर,
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। सो उसके अंडर क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था इंडस्ट्रीज का, वो आपको यहाँ पे बताना है। सो देखो, तीन शेड्यूल्स में इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया था। तो तीन शेड्यूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शेड्यूल ए, ठीक है, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। ओके, शेड्यूल ए में गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी की सारी वो इंडस्ट्रीज डाल दी जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड होंगी। सो इट कंप्राइज्ड इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरी जो सेकंड शेड्यूल था हमारा, उसमें वो इंडस्ट्रीज को डाला गया जिसमें कि गवर्नमेंट का ही मेजर रोल होगा बट प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करेगा, ठीक है, फैसिलिटेट करेगा, हेल्प करेगा। सो प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर विद द गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स। तो मतलब कि वो इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट ओन्ड ही होंगी बट साथ में प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी में जितनी भी रिमेनिंग प्राइवेट इंडस्ट्रीज बची वो सब हमने शेड्यूल सी में डाल दिया, थर्ड कैटेगरी में डाला, ठीक है। ओके, ठीक है, अब ध्यान रखना, फर्स्ट कैटेगरी में 17 इंडस्ट्रीज थी, सेकंड कैटेगरी में 12 इंडस्ट्रीज थी, और थर्ड कैटेगरी में सारी की सारी रिमेनिंग प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। ओके, तो ये आपको यहाँ से सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, देन इसके बाद बोला है क्वेश्चन में, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया encountered several challenges that hindered its effectiveness। सो लैंड सीलिंग इंट्रोड्यूस हुआ था चैप्टर नंबर 2 में, उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने के लिए दिखे जिससे क्या हुआ, उसकी इफेक्टिवनेस हिंडर हुई थी, बेसिकली इंटरप्ट हुई थी। सो डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव रीजंस। तो यस, बिल्कुल सही बात है कि लैंड सीलिंग पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, बहुत सारे फायदे उठाए गए थे जमींदार्स के द्वारा। सो अ फ्यू फॉर्मर जमींदार्स यूज लेजिस्लेटिव loopholes to continue to own large areas of land। लैंड सीलिंग का मतलब आपको पता ही है कि एक लिमिट सेट कर दी गई कि मैक्सिमम लैंड आप कितना होल्ड कर सकते हो, ठीक है। सो उस केस में क्या किया गया, उस केस में टीनेंट्स वर एविक्टेड एंड लैंड ओनर्स क्लेम्ड टू बी सेल्फ कल्टिवेटर। मतलब क्या है कि टीनेंट्स यानी कि फार्मर्स, फार्मर्स को तो हटा दिया गया था, एविक्टेड, और लैंड ओनर्स यानी कि जमींदार ने क्लेम किया कि ये जमीन हमारी ही है, हम ही सेल्फ कल्टिवेटर है, ठीक है, हम ही फार्मर्स हैं, ठीक। दूसरा है बिग लैंडलॉर्ड्स डिलेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन बाय चैलेंजिंग इट इन दी कोर्ट्स। तो बेसिकली फोर्स केस बन गए बहुत सारे, ठीक है। अब इंडिया में एक केस को क्लियर करने में तो साल लग जाते हैं, ठीक है। So they use this delay to register their land in the name of close relative, thereby escaping from the legislation। मतलब कि जो एक्स्ट्रा लैंड था जमींदार के पास, वो उन्होंने वो एक्स्ट्रा लैंड अपने ही किसी रिश्तेदार के नाम पे कर दिया जिससे वो जमीन उन्हीं की फैमिली के अंदर अंदर ही रहे और फार्मर्स तक पहुंचे ही ना, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली क्रिएटिंग हिंडरेंसेज इन दी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड सीलिंग रिफॉर्म, जिसकी वजह से क्या हुआ, हिंडरेंस क्रिएट हुआ लैंड सीलिंग प्रोसेस में, ठीक है। ओके, सो बेसिकली आपको लैंड सीलिंग के यहाँ पे लिमिटेशंस बताने थे, लूप होल्स बताने थे। ओके, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैज प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट्स फॉर इंडिया। सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिला है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिला। सो डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? यस, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। सो देखो, लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज यील्ड बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट्स फॉर इंडिया। It is argued that globalization served as an opportunity for developing countries like India to access the capital and technology of the global markets। ये तो आपको बेनिफिट बता दिए, पॉजिटिव्स, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आप कैपिटल एक्सेस कर सकते हो, आप दूसरे नेशंस के टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, ठीक है, बेटर आपको रीच मिल पाएगी। तो ये पॉजिटिव थे। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो लिखा है, सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन प्राइमरली बेनिफिट डेवलप्ड नेशंस। मोस्ट ऑफ द बेनिफिट जो मिला है ग्लोबलाइजेशन का वो डेवलप्ड नेशंस को मिला है, ठीक है, जिससे क्या हुआ, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों का वेलफेयर कम हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्रिएट हुई, ठीक है। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1991, in the context of India, the reforms of the 1990s mainly benefited high income groups and selected service sector instead of crucial areas जैसे कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सो ग्लोबलाइजेशन का जो मेजर बेनिफिट है वो किसको मिला, सर्विस सेक्टर को मिला। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो थे उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्रिएट हुई, डेवलप्ड नेशंस के पास सारा फायदा गया और वेलफेयर लोगों का कम हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब लिख देना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बताने थे ग्लोबलाइजेशन के।
ठीक है। अगर आपको चैप्टर डिटेल में समझना है टॉपिक वाइज तो मेरी वीडियोस चेक कर लेना, मन करे अगर आपका, तो मैंने तीनों ही चैप्टर को वन शॉट कवर किया है, वो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है सिंपल क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज कंपेल्ड, कंपेल्ड यानी कि फोर्स्ड, टू इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो थी, इंडिया की गवर्नमेंट को फोर्स किया गया था, फोर्सफुली उसने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था 1991 में। स्टेट एनी टू रीजंस बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, उसके पीछे आपको कोई भी दो रीजंस बताने हैं। तो देखो बहुत सारे रीजंस थे, मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई भी दो आपको बस यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो हमें पता है कि 1991 से पहले इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था। ठीक है, बीओपी में डेफिसिट था, पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी डाउन जा रही थी, पुअर परफॉर्मेंस था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे पास काफी कम थे। इन्हीं सब रीजंस की वजह से क्या हुआ, एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो आप कोई भी दो रीजन यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन ब्रीफली, explain briefly the rationale behind license raj under the IPR 1956। सो लाइसेंस राज क्या है, कुछ भी नहीं है, लाइसेंसिंग सिस्टम ही है। ठीक है, तो वही आपको बताना है, हमने ऑलरेडी पढ़ा। सो लाइसेंस राज का मेन एम था टू कीप द प्राइवेट सेक्टर अंडर कंट्रोल। ठीक है, कोई भी नई इंडस्ट्री सेट नहीं हो सकती, सेटअप नहीं हो सकती जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं होगा। ठीक है, और एक बैकवर्ड एरिया में लाइसेंस लेना इजी था, जिससे क्या होगा, रीजनल इक्वालिटी प्रमोट होगी। तो आपको लाइसेंसिंग सिस्टम के बारे में ही यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन मल्टीलेटरल ट्रेड। सो मल्टीलेटरल यानी कि बेसिकली अलग अलग कंट्रीज के बीच में, दो नेशन से ज्यादा नेशंस के बीच में जब ट्रेडिंग हो रही है तो उसको हम मल्टीलेटरल ट्रेड बोलते हैं। सो इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और बिटवीन मोर देन टू नेशंस। ठीक है, दो से ज्यादा नेशंस के बीच में जब ट्रेडिंग होती है, दैट इज मल्टीलेटरल ट्रेड। ठीक है, और अगर दो नेशंस के बीच में होता है ट्रेडिंग तो उसे बोलते हैं बाईलेटरल ट्रेड। बाईलेटरल यानी कि विद इन टू नेशंस। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 90 इन इंडिया। सो कौन से इंस्टीट्यूशन ने नीति आयोग को रिप्लेस किया, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन की जगह अब क्या है, नीति आयोग है। ठीक है, एंड हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। सो नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, तो इस वाले पॉइंट का आंसर है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है, स्टेट एंड डिस्कस टू एनी टू मेन एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल बैंकिंग। सो डिजिटल बैंकिंग के आपको एडवांटेजेस लिखने हैं, बहुत सिंपल लिख सकते हो आप इसको, कि क्विक होता है, ठीक है, चीपर होता है, ठीक है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली एक्सेसिबल, ठीक है, लोअर रिस्क होता है, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है इसमें। ठीक है, तो कोई भी आप दो पॉइंट्स यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो डिजिटल बैंकिंग के। ओके, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, द डिबेट ओवर फार्म सब्सिडीज इन इंडिया इज एनरेज्ड एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो सब्सिडीज का क्वेश्चन है, डिस्कस एनी टू आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग फार्म सब्सिडीज। तो सब्सिडीज के अगेंस्ट और फेवर में, ये क्वेश्चन था बुक में। सो फेवर में आपको कोई भी दो पॉइंट्स लिखना है कि सब्सिडीज कंटिन्यू होनी चाहिए, तो उसके फेवर में लिखना है। तो देखो पहला पॉइंट लिखा है कि अगर हम सब्सिडीज को एलिमिनेट कर देंगे तो उससे इनइक्वालिटीज क्रिएट होंगी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स। ठीक है, क्योंकि जो भी फर्टिलाइजर्स हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं, सीड्स हैं, वो कॉस्टली होते हैं, तो खुद से तो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फार्मर्स। तो अगर हम सब्सिडीज को एलिमिनेट कर देंगे तो ऑफकोर्स इनइक्वालिटीज क्रिएट होंगी। दूसरा, मोस्ट फार्मर्स मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड एक्सपेंसिव एग्रीकल्चरल इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज। तो विदाउट सब्सिडीज अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी रिस्की है, तो उसमें सब्सिडीज देना बेनिफिशियल माना जाता है। ओके, दो पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ओके, देन इसके बाद many economists believe that the economic reform process of 1991 had adversely affected the agricultural sector। तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि रिफॉर्म
का एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक एडवर्स इफेक्ट आया। क्या आप अग्री करते हो? यस, हमने ऑलरेडी देख लिया इसका आंसर, तो याद कर लेना। देखो आता है क्वेश्चन बार बार, 4 ही पॉइंट्स थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला था कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा, फर्टिलाइजर्स सब्सिडीज को रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, शिफ्ट हो गए थे हम फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। ओके, और डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे कंपटीशन क्रिएट हो रहा था। तो 4 पॉइंट्स हैं, चारों आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, देन इसके बाद एक्सप्लेन एनी टू शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश रूल। सो ब्रिटिश रूल यानी चैप्टर 1 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के शॉर्टफॉल्स बतानी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कैसे खत्म किया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे खत्म किया गया, उसके कोई 2 पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो देखो पहला लिखा है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में क्या था, बेसिकली टू फोल्ड मोटिव था कि इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था चीपर रेट्स पे, और फिनिश गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे एट हायर प्राइजेस, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो खत्म ही हो गई थी। सो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यूज करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, जिससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था सिस्टमैटिकली। दूसरा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी कम थी, यानी कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कुछ इन्वेस्ट ज्यादा किया नहीं, जिसकी वजह से इंडिया एक साउंड इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं कर पाया। ठीक है, या आप इसके अदर देन इसके आप और क्या क्या लिख सकते हो, और भी पॉइंट्स थे जैसे कि लो जीडीपी। ठीक है, दूसरे पेन से लिखते हो मैं, ऐसे दिखेगा नहीं। लोअर जीडीपी, लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, और आपके पास क्या था, एक तो जीडीपी कम था, दूसरा लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कैपिटल गुड इंडस्ट्री। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा थी क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म कर दी गई थी, और इम्पोर्टेड गुड्स जो थे वो बहुत चीपर पड़ रहे थे, तो इम्पोर्ट कर रहे थे हम चीपर गुड्स को, जिससे हमारी जो इंडियन मार्केट थी वो फुल ऑफ ब्रिटिश गुड्स ही थी। ठीक है, सो वो आपको यहाँ पे बता देना। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कोड द 4 गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान प्रोसेस ऑफ इंडिया। तो 4 गोल्स हैं 5 ईयर प्लान के। पहला है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ठीक है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी याद रखना। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको केस स्टडी गिवन है, तो देखो सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। ये रहा क्वेश्चन। अगर आपको केस स्टडी का आंसर पैराग्राफ में से मिल रहा है तो सही है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको खुद के दिमाग से ही लिखने होते हैं, पैसेज में नहीं गिवन होते हैं, तो वहां पे आपको अपनी नॉलेज दौड़ानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें दिया है स्टेट द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। सेकेंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड हमें लिखना है। सो देखो फर्स्ट जो प्लान आया था ना वो 1951 में आया था, और 5 ईयर प्लान है मतलब 1956 तक चला होगा। ये है फर्स्ट प्लान। तो सेकेंड प्लान शुरू होगा 1956 से, और 5 साल यानी कि 1961। ठीक है, तो वही लिखा है 1956 से 1961 तक। ओके, उसके बाद हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के फादर कौन थे, तो अब इसमें फंस जाओगे, इसका आंसर है पीसी मेहलनोबिस। तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के जो फादर थे पीसी मेहलनोबिस, ये हमने पढ़ा हुआ है बुक में, तो वही 5 ईयर प्लान के भी फादर माने जाएंगे। ठीक है, आर्किटेक्ट माने जाएंगे। सो पीसी मेहलनोबिस, ये नाम याद रखना। उसके बाद है डिस्कस ब्रीफली एनी 2 रीजंस बिहाइंड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो थर्ड और सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज हुई, उसके पीछे के 2 रीजंस हमें लिखने हैं। तो देखो पैसेज में ये गिवन होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मेन रीजंस, ये लिखा, द मेन रीजंस फॉर हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विटनेस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर ड्यू टू। 5 पॉइंट्स आपको गिवन है, कोई भी 2 यहाँ से आप नीचे आंसर में लिख सकते हो। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था, इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक मेन ऑब्जेक्टिव कंसीडर करा था, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुई थी। ठीक है, ग्रोइंग डिमांड्स फॉर अ वैरायटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ अर्बन कंज्यूमर्स, और इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी देखने के लिए मिला था। तो कोई भी 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, सिंपल। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस एनी 2 लिबरलाइजेशन मेजर्स परटेनिंग टू द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर के कोई 2 मेजर्स लिखने, पॉइंट्स लिखने, इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो अगेन ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में, कोई 2 पॉइंट्स बताने, ऑलरेडी कवर्ड है।
तो वही लिखा हुआ है कि आरबीआई का रोल चेंज हुआ फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। दूसरा, प्राइवेट बैंक्स सेटअप हुए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो अगेन रिपीटेड है, नीड और टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म बताने हैं। सो हमें पता है नीड क्यों थी, देखो लैंड रिफॉर्म की, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, सो लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरीज, स्टेगनेंट ग्रोथ रेट एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स काफी जरूरी थे। ठीक है, अब टाइप्स में आप क्या बता सकते हो, वही दो पॉइंट्स है, एक तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, दूसरा लैंड सीलिंग। तो इनको आपको एक्सप्लेन कर देना होगा, जो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है, वाई वॉज पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, एक्सप्लेन। तो प्लानिंग के नेम पे मतलब कि चैप्टर नंबर 2, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट को एक लीडिंग रोल मिला, एक मेजर रोल गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया था। सो बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या क्या थे, 3 पॉइंट्स थे बुक में आपके पास, कि एक तो जो प्राइवेट सेक्टर था उसके पास इतना कैपिटल था नहीं कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर सही से चला पाए। ठीक है, दूसरा इंसेंटिव भी नहीं था प्राइवेट सेक्टर के लिए, और तीसरा पॉइंट था कि हमें सोशल वेलफेयर के लिए काम करना था, सोशल ऑब्जेक्टिव था, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही पूरा कर सकती है। ठीक है, तो यही लिखा है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इंडस्ट्रिस्ट लैक फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज नीडेड फॉर द नेशन टू बी मॉडर्नाइज्ड एंड सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थी। ऑल्सो द मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू एंकरेज इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे हैड कैपिटल टू डू सो। मार्केट भी इतनी बड़ी नहीं थी। ठीक है, सो मोर ओवर द डिसीजन टू डेवलप इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्ट लाइन्स, सोशलिस्ट यानी कि गवर्नमेंट बेस्ड, मेड इट असेंशियल फॉर द पब्लिक सेक्टर टू टेक द लीडिंग रोल। ठीक है, कि सोशल ऑब्जेक्टिव था हमारा, सोशल वेलफेयर करना था, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को एक लीडिंग रोल मिला। ठीक है, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो, explain the reasons why the industrial sector has performed poorly in the reform period. So again chapter 3 का क्वेश्चन है कि रिफॉर्म पीरियड में इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी पुअरली परफॉर्म किया। अभी तक हमने एग्रीकल्चर सेक्टर का तो पढ़ लिया 4 पॉइंट्स, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एलपीजी का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी रहा था। सो इसमें लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म पुअरली in the reform period because of decreasing demand for industrial products ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे कि चीपर इम्पोर्ट्स एटसेट्रा, मतलब कि इम्पोर्ट ड्यूटीज कम कर दी गई थी अंडर लिबरलाइजेशन, जिससे क्या हुआ, हमारे इम्पोर्ट सस्ते हो गए, हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करा पा रहे थे, अच्छी क्वालिटी के गुड्स हम इम्पोर्ट करा पा रहे थे, और हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी या जो हमारे अपने इंडस्ट्रियल गुड्स थे उनकी डिमांड कम हो गई थी। तो पहला पॉइंट तो ये। ठीक है, सो चीपर इम्पोर्ट्स दस हैव रिप्लेस्ड द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा है, मोर ओवर the infrastructural facilities, including power supply, remained inadequate due to lack of investment. So again, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं हुआ इतना ज़्यादा, जैसे कि पावर सप्लाई, और वो इनएडिक्वेट रहे। ठीक है, सो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, दूसरा चीपर इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, तो ये आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। ओके, देन इसके बाद ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। सो बायलेटरल क्या है कि जब भी ट्रेडिंग होगी दो नेशंस के बीच, और मल्टीलेटरल मतलब कि जब मोर देन टू नेशंस के बीच में ट्रेडिंग होगी तो उसे हम बोलेंगे मल्टीलेटरल ट्रेड। ठीक है, देन इसके बाद स्टेट द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, सो प्राइवेटाइजेशन का मतलब लिखा है, इट रेफर्स टू शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। शेडिंग का मतलब ट्रांसफर। ठीक है, कि ओनरशिप या मैनेजमेंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं गवर्नमेंट एंटरप्राइज का टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। और दूसरा है, एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड। तो देखो फिर से क्वेश्चन मिल गया, तो ये अलग अलग ईयर में क्वेश्चन आया है, मैंने डाल दिया है। तो ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग रहा है अभी। ठीक, देन इसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी टू मेन कॉजेस बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश रूल। सो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसके पीछे के 2 कारण क्या थे वो हमें बताने हैं।
तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप हुआ था रोड्स, रेलवेज, ठीक है, टेलीग्राफ, ठीक है, कम्युनिकेशन। सो दो रीजन क्या थे ये सब डेवलप करने के पीछे? बेसिकली ब्रिटिशर्स ने अपने पर्पस के लिए, अपने फायदे के लिए डेवलप किया था। तो पहला पॉइंट लिखा है मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी। मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी का मतलब कि रोड्स वर बिल्ट प्राइमरली टू सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट। मतलब कि रोड्स बिल्ड करी ताकि जो आर्मी है वो बहुत इजीली इंडिया से ब्रिटेन मूव कर पाए, इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर पाए ब्रिटेन में। तो उसके लिए बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, रोड्स डेवलप हुई थी। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना रूल मेंटेन कर पाए इंडियन इकोनॉमी पे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सॉरी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, सो इन दो पर्पस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था। ठीक है, देन इसके बाद, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, देन देखो दिया हुआ है ड्यूरिंग द colonial पीरियड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शोड लॉपसाइडेड मूवमेंट्स। लॉपसाइडेड यानी कि अनबैलेंस्ड सी एक हमें मूवमेंट देखने के लिए मिली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में। क्या आप अग्री करते हो? यस, जस्टिफाई करना है, ऑलरेडी हमने कवर किया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, उसमें हमें रीजनल वेरिएशन देखने के लिए मिली थी, हमने ये कवर कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। तो बस क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है, आंसर सेम ही है। एक तो कुछ स्टेट्स ये हैं, ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स कम हुई और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में इंक्रीज हुई थी। और स्टेट जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, इन्हीं स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स बढ़ा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलैबोरेट द रीजंस owing to which the private sector was regulated under the IPR 1956। तो बेसिकली अगेन हमें लाइसेंसिंग सिस्टम के बारे में बताना है कि आईपीआर में प्राइवेट सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया गया था। तो हमें पता है लाइसेंस के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया, जिसके थ्रू हम रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो वो ईजियर था। ठीक है, एंड टू इंश्योर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, license were required for expansion diversification of existing industrial units। ठीक है, तो लाइसेंसिंग सिस्टम के बारे में ही लिखना है। सो बेसिकली आंसर सेम है, टॉपिक भी रिपीटेड है, बट क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं उसमें आपको लिखना क्या है वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ये डन। देन इसके बाद क्वेश्चन है अंडर द लिबरलाइजेशन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज एक्सट्रीमली क्रूशियल। ठीक है, regulation of industrial sector was extremely crucial, reject or support the given statement with valid arguments। तो मतलब क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मतलब ये है कि लिबरलाइजेशन मेजर के अंदर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे। सो रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज एक्सट्रीमली क्रूशियल, मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में रेगुलेट करना बहुत ही जरूरी है, क्रूशियल है। रेगुलेट करने का मतलब यहाँ पे है रिस्ट्रिक्शंस लगाना। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू, लाइसेंसेस के थ्रू हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेगुलेट करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी था अंडर लिबरलाइजेशन। क्या आप इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करोगे या सपोर्ट करोगे? तो आंसर होगा इसका रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्ट क्यों? क्योंकि यार लिबरलाइजेशन में तो लाइसेंसिंग को कम करा था, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ओपन अप किया गया था। ठीक है, सो एलपीजी से पहले रेगुलेट किया जा रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर को थ्रू लाइसेंसिंग, बट अंडर लिबरलाइजेशन हमने क्या किया, वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दी थी। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रिजेक्टेड, लिखा है इसमें दिस स्टेटमेंट इज रिजेक्टेड एज द लिबरलाइजेशन मेजर्स curtailed many restrictions on the industrial sector। curtailed का मतलब removed। ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज अबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट फॉर 3 इंडस्ट्रीज। तो 3 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग छोड़ा हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व्ड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए डी रिजर्वेशन हुआ था ताकि वो कंपटीशन को फेस कर पाए। ओके, एंड इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइजेस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कि मार्केट अपने दम पे प्राइस डिटरमाइन कर सकती है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। दिस वॉज नेसेसिटेड बाय द स्लोअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट अंडर द प्री रिफॉर्म पीरियड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है Despite the implementation of Green Revolution, 65% of India's population continued to be engaged in the
एग्रीकल्चर सेक्टर टिल 1990s। सो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी जो पॉपुलेशन थी वो 65% तक की पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगी हुई थी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सो देखो इसमें आंसर क्या बनता है। इसमें आंसर ये बनेगा कि सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट ग्रीन रेवोल्यूशन डिड नॉट मेक मच इम्पैक्ट ऑन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। क्यों? क्योंकि 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वॉज कॉन्टिन्यूड टू बी एंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी मेजोरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही लगी हुई थी। उसके पीछे मेन रीजन ये था कि फेयरली लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर एज द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर was not able to absorb the people working in the agriculture sector। हमें पता है एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर क्राउडेड है, मेजोरिटी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में यू नीड एजुकेशन, यू नीड स्किल्स। तो ऑफ कोर्स इतने सारे लोग इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो 65% तक की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर फार्मिंग में ही रिलाय थी। ठीक है, ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। Every coin has two sides. Debate over farm subsidies is one such classic example of the same. Subsidies पे debate हुई थी। ठीक है, so justify the given statement with two arguments each in favor of and against the continuation of farm subsidies। तो subsidies के फेवर में और अगेंस्ट में आपको यहाँ पे चीजें लिखनी है। so देखो फेवर में तो हमने क्वेश्चन किया ही था, तो वही लिखा है इसमें भी। फेवर में अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडीज, तो पहला तो है अगर हम सब्सिडीज को एलिमिनेट करेंगे तो इनइक्वालिटीज क्रिएट हो जाएंगी, और दूसरा फार्मर सब्सिडीज के बिना एग्रीकल्चरल इनपुट्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो सब्सिडीज को कंटिन्यू करना जरूरी है। अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट लिखा है कि इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट फार्म सब्सिडीज हैव हेल्प्ड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज मच मोर देन हेल्पिंग द नीडी फार्मर्स। मतलब कि फर्टिलाइजर सॉरी सब्सिडीज का जो मेजर बेनिफिट है वो इंडस्ट्रीज के तक पहुंचा है। ठीक है, फार्मर्स को इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि अगर आप फार्मर को सब्सिडी दे रहे हो तो ऑफ कोर्स फार्मर्स के लिए इनपुट्स तो सस्ते हो जाएंगे, लेकिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, मैनिपुलेट करेंगी, एक्सप्लॉइट करेंगी बाय चार्जिंग हायर फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, तो मेजर बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज तक ही पहुंचा। दूसरा, अगर आप एज अ गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रहे हो तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के लिए वो खर्चा है। ठीक है, तो सब्सिडीज आर अ ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। ठीक है, तो ये नेगेटिव में पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ओके, देन इसके बाद स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ विद इक्विटी एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लान। तो ग्रोथ भी एक गोल था प्लानिंग का, इक्विटी भी एक गोल था। ग्रोथ का मतलब क्या है कि हमारे देश का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रियल जीडीपी। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और इक्विटी का मतलब कि जो भी बेनिफिट है वो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंच रहे हैं। सो हमें ग्रोथ विद इक्विटी बताना है, तो लिखा है फॉर अ नेशन बोथ ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ग्रोथ का मतलब लिखा है इसके बाद, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि कंट्री कितना और प्रोडक्शन कर पा रही है गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, एंड इक्विटी का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कम हो, इनइक्वालिटीज कम हो पाए, उसको हम इक्विटी बोलेंगे। तो मीनिंग बता दिया। उसके बाद लिखा है ग्रोथ विद इक्विटी इंश्योर्स दैट द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर इंजॉयड बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इक्विटेबली। ठीक है, कि हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक बेनिफिट पहुंचे। Hence, achieving equitable growth is an important objective that was taken into consideration in the Indian economic planning। ठीक है, तो आपको ग्रोथ और इक्विटी दोनों को कंबाइन करके आंसर फ्रेम करना है। इसी तरह से लिखना कि पहले आप ग्रोथ का मतलब बताओ, फिर इक्विटी का मतलब बताओ, फिर दोनों को कंबाइन करके आंसर लिखो। ठीक है, चलो इसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हुआ वापस। ओके, देखो डिस्कस एनी टू फैक्टर्स दैट लेड टू स्टैग्नेटिंग इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सो कोई दो फैक्टर बताना है जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर स्टेगनेंट था। स्टेगनेंट यानी कि नो ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो हमें पता है चार ही पॉइंट्स थे। पहला था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा कमर्शलाइजेशन, तीसरा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ आपका था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स है, कोई भी दो आपको यहाँ पे बताने हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ क्यों नहीं थी। तो वही लिखा हुआ है, द colonial गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इधर हेडिंग बना देना पहले फिर लिखना।
The zamindars used to exploit cultivators by extracting a major portion of the produce in the form of rent, leading to misery among the farmers. तो जो फार्मर्स जितना ही प्रोडक्शन करते थे उसका जो भी रेवेन्यू होता था वो सारा का सारा किसके पास जाता था? जमींदार के पास, और जमींदार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाई। ठीक है। कोई भी दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने। ओके। देन इसके बाद क्वेश्चन है, डिस्कस एनी टू लिबरलाइजेशन मेजर्स पर्टेनिंग टू द टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। सो लिबरलाइजेशन मेजर के अंदर टैक्स रिफॉर्म था, उसमें आपको कोई भी दो पॉइंट्स लिखने हैं। सो टैक्स रिफॉर्म में बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही रिफॉर्म्स आए थे। तो देखो लिखा हुआ है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखा है टैक्स रिफॉर्म में, देयर हैज बीन रिडक्शन इन टैक्सेस एज हाई टैक्स रेट वर एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्स एवेशन। सो पहला पॉइंट था रिडक्शन इन टैक्स रेट, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स। ठीक है, अगर ज्यादा टैक्स रेट होंगे तो लोग टैक्स पे करेंगे नहीं। ठीक है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रेट कम किया ताकि टैक्स इवेजन कम हो पाए, टैक्स की चोरी कम हो पाए। ठीक है। दूसरा, टू एंकरेज बेटर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर मेनी टैक्स पेइंग प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड। तो जो पूरा टैक्स पेइंग का प्रोसीजर था उसको सिंप्लीफाई किया गया ताकि जो टैक्स पेयर हैं वो इजीली टैक्स पे कर पाए, उन्हें कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन फेस करने ना पड़े। ओके। ठीक। सो आपको टैक्स रिफॉर्म में कोई भी दो पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। बुक में मेरे ख्याल से तीन चार पॉइंट्स हैं, दो लिख सकते हो आप, कोई नहीं। ओके। ठीक है। चलो बाकी मैं इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, शायद एक घंटे का ये अप्रॉक्स वीडियो हो गया होगा। बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं अभी भी कुछ मतलब 30 के करीब क्वेश्चंस होंगे पेंडिंग, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, बट आज के लिए इतना प्रिपेयर कर लो, नेक्स्ट वीडियो कल तक मिल जाएगा, वो याद कर लेंगे। ओके। चलो फिर, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। कोई डाउट आया है तो भी आप मैसेज नीचे कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।